रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। पहले किसान और अब मकान। जी हां, क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ मिडिल क्लास के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, या वाकई में वो मिडिल क्लास की समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर संजीदा हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे। दरअसल ये पूरी की पूरी बहस छिड़ चुकी है। रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए जो बिल यूपीए सरकार के समय में आया था, उसमें 118 संशोधन एनडीए की सरकार ने कर दिए हैं। अब यूपीए आरोप लगा रही है कि भाई 118 संशोधन करके आपने उसे बिल्डर्स के लिए फेवरेबल बना दिया है और आम आदमी जो है उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी आज आम आदमी के मसीहा बनते हुए नजर आए। उसने उसकी उस दुखती रग पर हाथ रखा जो सपना होता है एक आम आदमी का, मिडिल क्लास का, आशियाने का सपना। क्योंकि आपको बता दें कि मोदी सरकार की चौतरफा घेरेबंदी में अब कांग्रेस लगी हुई है। पंजाब से लेकर विदर्भ तक राहुल गांधी ने किसान के मुद्दे पर पहले मोर्चा खोला और अब वो मध्यम वर्ग की दुखती रग पर हाथ रखकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उन्होंने घर के सपने पर सियासी अटैक तो कर दिया है, लेकिन सवाल राहुल गांधी पर भी उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि एनसीआर के जो प्रोजेक्ट्स आपको आज नजर आते हैं, गगनचुंबी प्रोजेक्ट्स, अगर एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की वजह से वो अटके नजर आते हैं या कोई दूसरे और कारण होते हैं, तो सवाल ये उठता है कि 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी और कटघरे में आम आदमी के नेता, खुद को चाय बेचने वाला बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं कि 118 संशोधन करके उन्होंने इस पूरे बिल को बिल्डर लॉबी के लिए फेवरेबल बना दिया। आम आदमी की याद सिर्फ चुनावों तक आती है। इस पर करेंगे चर्चा। आम आदमी भी होगा जो राहुल गांधी से मुलाकात करके लौटे हैं, वो लोग भी होंगे, बिल्डर भी होंगे हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी से खास मेहमान होंगे, साथ ही हमारे साथ वकील भी होंगे। शायद कुछ कानूनी राह कम से कम वो आम आदमी को दिखा सके। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में चहल पहल दिखी। उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनसीआर के उन निवेशकों से मुलाकात की जिन लोगों को लाखों रुपए फंसाने के बाद भी सालों से फ्लैट नहीं मिला है। उम्मीद की किरण के रूप में राहुल गांधी ने खुद को पेश किया है। कांग्रेस ऑफिस में दर्जनों बायर के साथ राहुल गांधी बैठे, साथ में उनकी मंडली भी थी। लोगों को भरोसा दिया कि वो उनके अपने हैं और अपना समझकर ही निवेशक भी राहुल के साथ मीटिंग से बाहर निकले। राहुल का हाथ पकड़कर मीडिया से मुखातिब होने आए। रियल एस्टेट सेक्टर लॉ को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, लेकिन पहले बताया कि उन्होंने इस मुलाकात से क्या क्या सीखा। ऐसे तकरीबन 100-200 लोगों से मैं मिला हूँ और मुझे कुछ आज सीखने को मिला है। मेरी सोच थी कि जमीन के मामले पे किसान को, मजदूर को, आदिवासियों को दबाया जाता, मगर आज मुझे सीखने को मिला है कि जमीन के मामले में मिडिल क्लास लोगों को भी दबाया जाता है। जिन लोगों ने एनसीआर में घर का सपना देखा है, राहुल गांधी ने उनके बीच जाकर ही केंद्र सरकार के बिल को आम आदमी का विरोधी बताया, तो ये भरोसा भी दिया कि किसानों, आदिवासियों, मजदूरों की ही तरह राहुल गांधी का हाथ मिडिल क्लास के भी साथ है। हमने जो बिल रखा था उसको छुपाकर सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूं, उसी प्रकार से मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। राहुल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए निवेशकों को ये भरोसा दिलाने में भी कामयाब हो गए कि यूपीए का कानून एनडीए से बेहतर था। राहुल ने जब अपनी बात खत्म की तो उनके समर्थन में निवेशकों ने तालियां भी बजाईं। सबको टाइम दिया और ये भी पूछा कि आप मेरे से चाहते क्या हो। राहुल गांधी जी के साथ हमारी बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई। वो उनको लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ फार्मर्स के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम बायर्स के साथ भी है। बायर्स जो है वो भी इक्वली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बाय द बिल्डर्स। निवेशकों की इस तारीफ के बाद हो सकता है कि राहुल को इसका सियासी फायदा भी मिले, लेकिन सवाल है कि क्या ये मुसीबत में फंसे मिडिल क्लास लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश थी या फिर वाकई एक सियासी स्टंट। राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब उन्होंने साधा है निशाना बिल्डरों पे और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा है कि जो नया बिल बन रहा है वो मोदी और बिल्डरों के पक्ष में है। अब देखना है कि राहुल गांधी अपनी रफ्तार कब तक इसी तरीके से बनाए रखते हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो राहुल वाकई में उस मध्यम वर्ग के साथ खड़े हुए हैं जो सबसे ज्यादा परेशान है एक आशियाने के सपने को लेकर, या फिर कहीं ना कहीं एक वेलकम बैक टू पॉलिटिक्स के एजेंडा की तरफ। किसान, उसके बाद केदारनाथ और अब मकान, इस मुहिम में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जयनारायण व्यास जी बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, गीता लूथरा हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़ेंगी जो हमें कानूनी पक्ष समझाएंगे इस पूरे मसले का, और हमारे साथ अंतरिक्ष ग्रुप के एमडी इस वक्त राकेश यादव जी स्टूडियो में मौजूद हैं जो बिल्डर लॉबी का पूरा पक्ष रखेंगे। साथ ही वो लोग भी हैं जिनके आशियाने का सपना जो है वो फिलहाल अधर में लटका हुआ है। लेकिन सबसे पहले आरोप लगे हैं बीजेपी के ऊपर, उसके संशोधनों पर। तो पहले मेरा सवाल जयनारायण व्यास जी आपसे ही है। यूपीए के बिल में 118 संशोधन करके कहा जा रहा है आप बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कानूनों को आसान बना रहे हैं, बिल्डर लॉबी के लिए फेवरेबल बना रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इनके जो आक्षेप है बिल्कुल बेबुनियाद है। वो जो बातें करते हैं उसमें कन्वीनियंटली जो 13 एक्ट है पार्लियामेंट के उन्होंने छोड़ दिए जो 80% जमीन अधिग्रहण के लिए जिम्मेवार है। हाईवे बनाना, नहीं, आप सुनिए, भूमि अधिग्रहण पे मत जाइए। एटॉमिक एनर्जी सुनिए जयनारायण जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। आज हम आम आदमी के उस सपने की बात कर रहे हैं जो दिल से जुड़ा होता है, और आम आदमी का सपना होता है वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है। घर की बात कर रहे हैं तो आज घर तक सीमित रहते हैं। जरा ये सुन लीजिए कि जो आप पे आरोप लग रहे हैं वो ये कि देरी पर सख्ती का प्रावधान जो यूपीए के बिल में था, आपने उसको थोड़ा आसान बना दिया कि भाई अगर मंजूरी नहीं मिल रही है और उस वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं तो बिल्डर को कम पेनल्टी लगेगी। 70% पैसा अलग रखना होता था, अब आपने उसको घटा के 50% कर दिया। आपने कारपेट एरिया में सिर्फ फर्श काउंट होता था यूपीए के बिल में, एनडीए का जो संशोधित बिल है उसमें आपने कह दिया नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से वो तय हो। मंजूरी में जो प्लान बेचते वक्त दिखाया गया था, अगर उसमें फेरबदल करने हैं तो यूपीए ने उसको मनाही दे दी थी और उसके लिए अथॉरिटी और लोगों से मंजूरी को अवश्य बताया था। आपका जो बिल वो कहता है कि भाई अगर प्लान में फेरबदल करने तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही है कि ये आम आदमी विरोधी और बिल्डर लॉबी के फायदे वाले संशोधन है। इस पर स्पष्टीकरण दीजिए, दूसरी बातों पर बात ना करें आज तो अच्छा रहेगा। देखिए पिनाजी, मैं नहीं करूंगा बिल्कुल। और ये जो कांग्रेस कहती है वो इतनी सब चीजें करनी चाहिए, उससे भी मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर बिल्डर्स को आज तक के जो आज की परिस्थिति है वो परिस्थिति मोनोपोली की, शॉर्टेजेस की परिस्थिति में लाके किसने रखा है? कांग्रेस के इतने लंबे शासन में आज इस देश में 50 लाख से ज्यादा मकानों की तंगी है। आपने इस तरह की पॉलिसी चलाई, इस तरह की व्यवस्थाएं चलाई, इस तरह की योजनाएं बनाई हड़कों से लेकर बाकी की जो आपकी संस्था है उसके तहत कि हाउसिंग की शॉर्टेज, पेरेनियल शॉर्टेज बनती ही रहे। बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि आप भी बिल के संशोधन पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप उनकी कमियां गिना रहे हैं, वो इनकी कमियां गिना रहे हैं, लेकिन जो नया कानून बनने वाला है उस पर बात नहीं कर रहे हैं जो बुधवार को टेबल होगा। बहरहाल नहीं, कमियों का सवाल नहीं पिना जी, आप समझिए। नहीं, देखिए जो दिक्कत है वो दिक्कत है। आप कानून बन गए और आज ये शॉर्टेज खड़ी हो गई, बात नहीं है। बात मकानों की शॉर्टेज की नहीं है, मकानों की शॉर्टेज की नहीं है। सवाल यहाँ पर ये है कि आप जो संशोधन कर रहे हैं वो बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाते दिख रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? तो मुझे 5 ऐसी चीजें बता दीजिए जो आपने आम आदमी के लिए की हैं। इस बिल में जो आम आदमी के लिए संशोधन किए वो जरा बता दीजिए। तो जो किया था वो इससे भी खराब था। अच्छा, इससे भी खराब था। शेरगिल साहब, आपने जो किया था इससे भी खराब था और सब संशोधन गलत है और वो कांग्रेस शेरगिल साहब, आपका बिल तो इससे भी खराब था और ये जो तमाम बिल्डर्स को बिना अप्रूवल के इसके बाद से सहमत हो, एक पल सहमत भी हो जाए आप। चलिए शेरगिल साहब से इसका जवाब ले लूं। शेरगिल साहब, एक आरोप तो आप पर ये भी लग रहा है कि आज आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपको जनता का दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो ऊंची इमारतें बनी थी बिना अप्रूवल के वो तो आपकी सत्ता के सालों के दौरान ही बनी थी। ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 साल से मोदी सरकार आई है और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई हैं। अगर इनको अप्रूवल नहीं मिले थे, क्लियरेंसेस नहीं मिले थे तो आपकी सत्ता के दौरान भी नहीं मिले थे।
पिनाज जी, इससे पहले मैं अपनी बात रखूं, मैं बीजेपी प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि वो बीच में मत टोकें। मैंने भी नहीं टोका और मुझे कर्टसी दिखाएंगे। सबसे पहले सिर्फ 3 बातें कहूंगा बहुत संक्षेप में। ये सूट बूट की सरकार की जो ये सूझबूझ, ऐसा क्यों होता है कि इनकी सूझबूझ एक मध्यम वर्ग या आम आदमी या गरीब की दहलीज पे आके दम तोड़ देती है। आज प्रॉब्लम शॉर्टेज की नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की नहीं है या बिल्डिंग की है। ये लॉ क्यों आया था? मैं वकील हूं, रोज कोर्ट जाता हूं, गीता जी भी इस बात में सहमत होंगी। एक आम आदमी जब कोर्ट जाता है उसकी 3 कंप्लेंट्स होती हैं हमेशा, कि मैंने पैसे दिए, बिल्डर कह रहा है वहां खर्च दिए। दूसरा, मुझे इतना एरिया दिया, कहा गया था, प्लान में दिखाया गया था, एक व्यू दिखाया गया था, वो नहीं मिल रहा। तीसरा, कंपनी का कोई मैनेजर था जिसने वादा किया कोई और, जब पोजीशन देनी है वो भाग गया, उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है। MRTP का कानून था, ये लागू था। समस्या थी, इन सारी समस्याओं के लिए कोई भी कानून नहीं था इस देश में। मैं आपको खुद बहुत एक कैंडिडली बोलता हूं, कोई तब आया था ये रियल एस्टेट बिल के पारदर्शिता है, बिल्डर की एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन मिले, सेफ डिपॉजिट ऑफ जो इनका पैसा, जो ये पूंजी इकट्ठी करके लोग एक फ्लैट खरीदते हैं, उसकी सुरक्षा हो। इन सब पे इन्होंने कुल्हाड़ा मार दिया और एक ही झटके में एक सी इन्होंने सब कुछ गलत कर दिया, जाहिर और बात है। 118 अमेंडमेंट्स लाके बिल्कुल उस सब पे पानी डाल दिया। बिल्कुल, इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, कूड़ा कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो जाती हैं, ठीक है, आज की डेट में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते किसी भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेंगे, बट हम सभी जानते हैं ऐसे ढेरों प्रोजेक्ट हैं, जब वो 20-20 मंजिल पूरा हो गए तब याद आया कि क्लियरेंस नहीं मिली और तब उन प्रोजेक्ट को बंद कराया गया। तो उसमें तो कहीं ना कहीं लापरवाही, जिम्मेदारी आपकी सरकार की भी बनती है, क्योंकि लोग तो पैसा दे चुके थे, लोग तो लोन ले चुके थे। आज आप दर्द बांटने आ रहे हैं बनस्पत इसकी कि उस वक्त आपने कड़ाई बरती होती। पिनाज जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। पहले मैं आपको बता दूं, जो लैंड होता है हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केंद्रीय सरकार ने कौन सी परमिशन कहां डिले हो रही है। पर कांग्रेस सरकार के दौरान भी राज्यों में डिले जरूर थी। महाराष्ट्र का आदर्श घोटाला पर ज्यादा बड़ी समस्या थी, बिल्डर पैसा लेते थे, रातों रात गायब हो जाते थे। नहीं, मैं पिनाज जी, समस्या है कानून किसने लाया सुरक्षा करने की आम आदमी के लिए? रियल एस्टेट बिल कांग्रेस पार्टी लाई, कानून लाए। यहाँ पर क्या सब कुछ इतना पाक साफ नजर आ रहा है? बिल्डर लॉबी से हमारे साथ रिप्रेजेंटेशन, कोई गलती नहीं पिनाज जी। राकेश यादव जी, मैं बहुत सच्चाई से जवाब दे रहा हूँ, कोई गलती नहीं की। राकेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप बिल्डर लॉबी से हैं, यूपीए यहाँ पर अपना दामन पाक साफ बता रही है और यहाँ पर कह रही है कि बिल्डर लॉबी को सहायता पहुंचाने वाले संशोधन हो रहे हैं। आप जरा बताइए, आपका पक्ष क्या है? क्योंकि आम आदमी तो परेशान है और आप कहते हैं आप भी परेशान हैं। ऐसा है, कोई भी सरकार हो और कोई किसी को बेनिफिट और उसकी बात ना करके देश की डेवलपमेंट की बात करें हम ये कहें किस तरह हमारे देश के अंदर जल्दी से जल्दी बिल्डिंग्स तैयार हों, ऐसे नॉर्म्स डेवलप करने चाहिए, क्लियरेंसेस का टाइम फिक्स करना चाहिए। आज सबसे भारी प्रॉब्लम क्या है कि आपने लैंड प्रोक्योरमेंट कर लिया है, आपकी क्लियरेंसेस में आपको समय 1 साल से 1.5 साल, 1.25 साल लगता है। हम उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। हम लोग जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक हमारी जरूरत है उसको की तरफ ध्यान ना दे करके ऐसे प्रश्नों के बीच में उलझ रहे हैं जिससे समस्या का हल नहीं हो सकता। दिक्कत यह है कि जब बिल्डर के पास करोड़ों रुपया पहुंच जाता है, उसके बाद वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं उस बायर को जो बाकायदा इंटरेस्ट चुका रहा होता है बिल्डर के अकाउंट में, तो पैसा पहुंच जाता है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, विशाल, मैं चाहूंगी इन लोगों से बात करें। इनको राहुल ने जो ढांढस बंधा है उसमें राजनीति नजर ज्यादा आ रही है या फिर वाकई में? कुछ होम बायर्स यहाँ पर है, इनके साथ दिक्कतें कई सारी और आरटीआई के जरिए उन्होंने बाकायदा उन तमाम चीजों की जानकारी अपने प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन के लिए है। क्या समस्याएं आ रही है? हमारे पास समस्या ये आ रही है कि बिल्डर ने जब हमको फ्लैट बेचा था, हमको 1150 के आसपास यूनिट दिखाई, बट आज के दिन हमको पता चल रहा है कि 2000 से ज़्यादा यूनिट हो चुकी हैं। बिल्डर हमको कहता है कि जी हमको अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिल रही क्योंकि एनजीटी का इशू है, इसके से कंप्लीशन नहीं मिल रहा। बट जब हम
RTI डालते हैं तो जवाब मिलता है कि इसका पैसा बहुत सारा बकाया है। अभी हमको रिसेंटली 31 मार्च का पता लगा, 31 मार्च को उसका 23.41 करोड़ जो है अथॉरिटी में बकाया है हमारे बिल्डर जी का। सिमिलरली उसने कोई भी NOC आज तक ऑब्टेन नहीं की है उसने। जब नोएडा अथॉरिटी के पास आज के दिन जो डिसास्टर्स मैनेजमेंट के लिए 20 या 22 फ्लोर तक का फाइट करने का ऑप्शन है, सिर्फ उतनी कैपेसिटी है, बट बिल्डर हमारा 30th फ्लोर तक बिल्डिंग लेके जा रहा है। तो कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अभी नेपाल का रिसेंट एग्जांपल है, कल को प्रॉब्लम आती है तो 30 फ्लोर। चलिए, बिल्डर कानून तोड़ता है उस वक्त ना तो केंद्र सरकार जागती है ना राज्य सरकार जागती है, और उसके बाद आम आदमी अपनी EMI भरता रहता है अपना पेट काट काट के अपनी मेहनत की कमाई से, और जब वक्त आता है पोजीशन का तो उसको खाली हाथ खड़े रहना पड़ता है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी और कानूनी रास्ता क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि यहां पर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। क्या इन बायर्स के पास कोई कानूनी रास्ता है, ये जानेंगे वरिष्ठ वकील गीता लूथरा से, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं। चलिए, तो पहले किसान अब मकान, राहुल वाकई में आम आदमी का दर्द साझा कर रहे हैं, तो सवाल उन पर भी जाकर टिक रहे हैं कि वो जो तमाम निर्माण हुए हैं जिन्हें मंजूरी नहीं थी, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो या दूसरे तरह के निर्माण रहे हों, तो उसमें आप राज्य का मैटर कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी 10 साल शासित केंद्र सरकार की भी बनती थी। आज दर्द नजर आ रहा है, जब ये अवैध निर्माण हो रहे थे तब क्यों नहीं नजर आ रहे थे। आज मोदी जी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 118 संशोधन आप यहां करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो बिल्डर लॉबी के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आम आदमी अब कहां पीछे छूट रहा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच एक आम आदमी करे तो क्या करे। गीता लूथरा जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ इस वक्त हैं। गीता जी, जब एक आदमी मकान लेने के लिए जाता है तो एक मोटी सी पोथी पकड़ा दी जाती है और उसके ऊपर क्रॉस लगा दिए जाते हैं, बस आप साइन करते रहिए। उस आदमी को समझ में भी नहीं आता है वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीशन नहीं होता है टाइम से, या फिर उसके बेसिक